हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे 9th क्लास 3rd चैप्टर हिटलर का जो उदय है, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है हिटलर की जो नाजी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता में आती है और वो कैसे लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब होता है कि मैं जर्मन के खोए हुए सम्मान को वापस लौटाऊंगा। आर्थिक क्षेत्र में मेरी जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो अनस्टेबिलिटी है, मैं उसके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आऊँगा और मिडिल क्लास को, पुअर्स को, पीजेंट्स को, वर्कर्स को, विमेन को, हर को उसने अपनी ओर आकर्षित किया। अच्छा वक्ता था वो, बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करता था और जर्मन पीपल को भी लगने लगा कि भी हाँ, ये एक मसीहा के रूप में आया है और हमें ये इस जो हमारी जो एक प्रकार से पूरे वर्साई की संधि से पूरे संसार के अंदर जो हमारी बेइज्जती हुई है, उस सम्मान को ये वापस लौटा सकता है। तो उस चैप्टर में, उस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे उसने आर्थिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण के कार्य किए। वो जर्मन नेशनल हाईवे जैसी जो है वो कार लेकर के आया, जो सरकारी पूंजी से चलने वाले जो कारखाने उसने सेटअप किए। साथ के साथ हमने ये भी देखा कि उसकी मातृत्व के प्रति उसकी क्या सोच थी। और अगले इसमें हमारा जो टॉपिक है मातृत्व के आगे, वो ये है कि युवाओं के प्रति हिटलर जो है उसकी क्या सोच थी। देखो, हिटलर का युवाओं के प्रति जबरदस्त जुनून था और वो स्टार्ट से ही, शुरू से ही, यानी कि उनका जो जब एजुकेशन स्टार्ट होता है, जो पीरियड स्टार्ट होता है, वहीं से उनको एक नात्सी विचारधारा की घुट्टी जो है वो पिलाना चाहता था। इसलिए उसने स्कूल के बाहर और स्कूल के भीतर एक ऐसी व्यवस्था कायम की कि युवाओं के अंदर नात्सी विचारधारा जो है वो जन्म ले। तो उसने क्या काम किया, सबसे पहले पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को ही बदल डाला और एक नस्ली विज्ञान जो है उसको उसने स्टार्ट किया। दूसरा उसने क्या काम किया, एक ऐसी व्यवस्था की कि ऐसे शिक्षक जो वो उनको अविश्वसनीय या अवांछित मानता था, ऐसे शिक्षकों को उसने नौकरी से बाहर निकाल दिया। दूसरा उसने क्या स्टेप किया उसी के अंदर कि जो क्लासरूम के अंदर जो बैठने की व्यवस्था है वो भी उसने अलग की। सबसे पहले वो जो शुद्ध नस्ल के नार्डिक आर्य जो बच्चे थे, उनके बैठने का स्थान जो है वो फ्रंट सीट पर होता था और जो अवांछित जो बच्चे थे, जिनकी नज़र में हिटलर जो है उनको शुद्ध नस्ल के आर्य जो है वो नहीं मानता था, उनके बैठने की व्यवस्था भी अलग होती थी। वो ऐसा इसलिए था कि ताकि बचपन से ही उस विचारधारा में बच्चे पले बढ़े और वो अपने आप को सुपीरियर माने। और साथ के साथ उसने जो ऐसे अवांछित जो बच्चे थे उनको स्कूल से बाहर निकाला गया और फिर उनको कंसंट्रेशन कैंप, जो यातना शिविर थे, वहां ले जाकर के उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उसने एक ऐसी व्यवस्था कायम की ताकि जो हम ये कह सकते हैं कि उसने इस प्रकार के दो संगठन बनाए और उस संगठन में हिटलर जो है ऐसे युवाओं में, जैसे सबसे पहले 10 साल की जो उम्र है, उस उम्र के बच्चों को युंग फॉक नाम का एक संगठन था, उस संगठन में भर्ती किया जाता था। और हिटलर जो है उस उम्र तक आते आते बच्चों को मुक्केबाजी मतलब हिटलर मानता था कि इस प्रकार की जो प्रैक्टिस है या उनका जो एक प्रकार से मुक्केबाजी का जो अभ्यास है, वो अभ्यास बच्चों को बहादुर, उनको निडर और फिजिकली जो है उनको फौलाद के रूप में जो है वो तैयार करेगा। तो 10 साल की उम्र तक आते आते बच्चों को युंग फॉक नामक एक जो संगठन है, उस संगठन में शामिल कर लिया जाता था।
14 साल की उम्र के जो बच्चे थे उन बच्चों को हिटलर यूथ उसमें शामिल कर लिया जाता था और 18 साल की उम्र के जो बच्चे थे उस उम्र के बच्चों को श्रम सेवा में भेज दिया जाता था, यानी वॉलेंटियर के रूप में ये काम करेंगे, देश के लिए वॉलेंटियर के रूप में, स्वयं सेवकों के रूप में ये काम करेंगे। और 1922 में हम देखते हैं जो हिटलर यूथ है उस हिटलर यूथ में 1933 तक आते आते ऐसे युवाओं की जो संख्या है वो 12.5 लाख से ऊपर जा चुकी थी। यानी कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब हिटलर जो है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वर्साय की जो अन्यायपूर्ण संधि थी उस संधि की शर्त के मुताबिक ये था कि जो जर्मन की जो सेना है वो 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। यानी कि 18 साल बाद जो वॉलंटियर जो होते थे उनको मिलिट्री ड्रिल से मतलब कंपलसरी कर दिया हिटलर ने। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि उस समय जर्मन जो है वो एक देश नहीं बल्कि वो देश ही पूरे का पूरा एक आर्मी है, क्योंकि हिटलर जो है, हिटलर को पता था इस बात का कि मैं यदि उस अन्यायपूर्ण संधि का यदि मैं अब उस अपमान का बदला लेना चाहता हूं तो मैं उसके साथ यदि वार्ता करूंगा उस फोर्सेज के साथ तो वो मेरी कमजोरी मानी जाएगी और उसका जो अंतिम समाधान है वो अंतिम समाधान है युद्ध। और उस युद्ध के बलपूर्वक उस युद्ध से ही मैं उस हिटलर जर्मन के खोए हुए सम्मान को वापस ला सकता हूं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिटलर जो है उसकी युवाओं के प्रति जो दिलचस्पी थी वो काफी हद तक वो उस जुनून तक जा पहुंची थी और उन युवाओं को उस नात्सी विचारधारा से जो एक उसकी जो विचारधारा जो थी, क्योंकि वो एड्रेस करता था कि भी हम संसार के अंदर सुपीरियर हैं, हम संसार में सबसे जो है लीडर और साहसी हैं और हम इस धरा के ऊपर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं इस विश्व के ऊपर शासन करने के लिए हम पैदा हुए हैं। ऐसी विचारधारा से, ऐसे उसके अंदर एक नेशनलिज्म या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा से हिटलर जो है उन युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उत्साहित करना चाहता था। तो उसने नस्ल विज्ञान नाम के एक नए विषय को शुरू किया। यहाँ तक कि मैथ और साइंस की जो क्लासेज होती थी उनके अंदर भी बच्चों को नात्सी विचारधारा के अकॉर्डिंग ही जो है उनको टीच किया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है यूटोपिया। यूटोपिया मतलब एक नस्ली कल्पना लोक, यानी कि जिसमें वो अपने आप को सुपीरियर मानता था। तो वो क्या है, हिटलर जो है जो अपनी सुपीरियरिटी के आधार पर, क्योंकि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चार्ल्स डार्विन की विचारधारा में विश्वास रखता था कि इस धरती के ऊपर वही व्यक्ति शासन करेगा जो साहसी है, लीडर है, इस धरती का सीना चीर करके वो सोना निकाल सकता है। और जिस प्रकार एक स्त्रीत्व की पहचान जो होती है जब वो माँ बनती है, इसी प्रकार वो पुरुषों को यानी विशेषकर युवाओं को कहता था कि युद्ध लड़ना उतना ही अनिवार्य है, क्योंकि युद्ध में कमजोर जातियां जो है वो मारी जाएंगी और बहादुर लोग जो हैं इसके ऊपर शासन करेंगे और हम जो हैं वो संसार में एक बहादुर कौम है। तो इस प्रकार उसने एक नस्ली कल्पना लोक यानी उसको बोलते हैं यूटोपिया, जिसमें वो अपने आप को सुपीरियर मानता था। तो उसके लिए हिटलर जो है उसका सबसे पहले जो वो सफल प्रयोगशाला के रूप में आता है तो वो पोलैंड के ऊपर जब अटैक करता है। यानी कि इस नस्ली यूटोपिया में हम कल्पना लोक में हम देखेंगे कि युद्ध और जनसंहार यानी बड़े पैमाने पर यहूदियों को, जिप्सियों को, पोलैंड वासियों को और शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को यातना शिविर यानी कंसंट्रेशन कैंपों में ले जाकर के, कंसंट्रेशन कैंप यानी कि वो एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े स्नानागार जैसे लगते थे, बाहर से देखने पर उस पर नकली फुहारे लगे हुए थे, लेकिन उसके अंदर
गैस के चेंबर होते थे, जहां उन यहूदियों को ले जाकर के मौत के घाट उतार दिया जाता था, उसी के अंदर नंगी करंट दौड़ती तारें होती थी, ताकि कोई यदि भागने की भी कोशिश करे तो भी उसकी मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मानवता के खिलाफ उसने इतना बड़ा अपराध किया था कि युद्ध और जनसंहार जो है वो हिटलर का जो टाइम था उस दौरान एक सिक्के के दो पहलू बन गए थे। तो इस विचारधारा में निशाना बनाया विशेषकर यहूदियों को, जिप्सियों को, पोलैंड वासियों को। यानी पोलैंड के ऊपर जब उसने अटैक किया तो पोलैंड वासियों को अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना जो कारोबार जो था या जो भी धन दौलत था उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि वहां के लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए विदेशों में शरण ली उन्होंने, और जो वहां बाकी बच गए उन लोगों को, जैसे कोई कारखाना वगैरह है या और दूसरे बागान है या दूसरे अन्य जो कार्य हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती उनको गांव में धकेल दिया गया और उनसे शारीरिक जो है कार्य जो है वो लिए जाते थे और खाने में भी उनको भोजन जो है कम दिया जाता था। वो कुपोषण के शिकार हुए। अधिकतर पोलैंड वासियों की तो मौत ऐसे ही उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया था हिटलर ने, उनको अपनी ही दया पर छोड़ दिया था। और वो जो पोलैंड के जो उसने इलाके जीते थे उन इलाकों पर वो अपनी जो जर्मन जो शुद्ध नार्डिक जो आर्य थे उन ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को वहाँ बसाना चाहता था। और उस यूटोपिया, उस नस्ल कौम में हम देखते हैं कि उस दौरान जो है वो एक जर्नल जो गवर्नमेंट है, जनरल गवर्नमेंट के नाम पर उसने एक ऐसे स्थान जो है वो चिन्हित किए गए, उन लोगों के घरों को टारगेट किया गया था, उनको आइडेंटिफाई किया गया था कि भी आप इनको जो है ये जनरल गवर्नमेंट नाम से ऐसे चिन्हित किए गए थे उन स्थानों को, और उन स्थानों पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। क्योंकि हिटलर जो है उसका मानना था और वो उसकी एक सोच थी कि मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर शासन करना चाहता हूँ, इसलिए उसने पोलैंड को, चेकोस्लोवाकिया को, उसने फ्रांस को भी जीत लिया था। तो यहाँ इस प्रकार हम देखते हैं कि उस कल्पना लोक में वो अपने आप को सबसे बड़ा सुपीरियर मानता था। इसके बाद जो है, ताकि लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो, वो युद्ध के लिए प्रेरित, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है जितने भी आर्थिक संसाधन थे उनको कैप्चर करना चाहता था, और वो आर्थिक संसाधन के लिए वो उसको दूसरे प्रदेशों के ऊपर अटैक करना उसका जरूरी था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक संसाधन यदि मेरे पास होंगे तो मैं मिलिट्री वे में, मिलिट्री पावर में मैं स्ट्रांग बनूंगा, या मेरे जो औद्योगिक कल कारखाने या जो राइनलैंड का जो हिस्सा है जो उन मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया, मैं उसको वापस जो है उसको कब्जा करना चाहता हूँ। यानी कि जर्मन का आर्थिक पुनर्निर्माण और उसकी जो मिलिट्री पावर है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, क्योंकि हिटलर जो है उसका मानना था कि युद्ध जो है वो जर्मन की जो एक प्रकार से जो बेइज्जती है उसको वो बाहर लेकर जाएगा। और वो लोगों को ये एड्रेस भी करता था कि मैं थर्ड राइक, यानी कि जो क्योंकि उससे पहले जर्मन जो है वो पूरे यूरोप के ऊपर एक पीरियड था कि वो शासन कर चुका था, कि मैं वापस वो सुनहरा जो हमारा गोल्डन जो पीरियड था मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ। तो ये था उसका नस्ली कल्पना लोक, यानी यूटोपिया, यानी कि वो सुपीरियरिटी के आधार पर जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर शासन करना चाहता था। इसके साथ साथ अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक है हमारा प्रचार की कला। जो प्रचार की कला है, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रोपगेंडा, मतलब प्रोपगेंडा का मतलब क्या है कि उसकी प्रचार की कला। यानी कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो यहूदी थे, विकलांग थे, जिप्सी जो लोग थे, और जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग थे, उन लोगों को उसने मौत के घाट उतारने के लिए कुछ ऐसे अपने सीक्रेट जो वर्ड थे उसके, यानी कि उसने हत्या और पाप जैसे शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं किए। उसके लिए उसके अपने सीक्रेट नेम होते थे, और उस सीक्रेट नेम में सबसे पहला जो है वो सामूहिक जो हत्या है, उस सामूहिक हत्या के लिए, जो सामूहिक हत्या है
उस सामूहिक हत्या के लिए उसने एक नया शब्द जो है वो इजाद किया था, और वो शब्द था यूथ जेनिया। इसका मतलब क्या था? इस यूथ जेनिया वर्ड जो वो अपने इस्तेमाल करता था, जो नया शब्द उसने इजाद किया था, वो शब्द था सामूहिक हत्या। दूसरा जो था विकलांगों के लिए, यानी कि जो विकलांग जो लोग थे, उन विकलांगों के लिए वो शब्द, नया शब्द जो है वो इस्तेमाल करता था, और वो इस्तेमाल जो शब्द करता था विकलांगों के लिए, उसका यूज करता था अंतिम समाधान। यानी कि विकलांगों को यदि मौत के घाट उतारना है तो उसके लिए वो नया शब्द जो है वो यूज करता था अंतिम समाधान। तीसरा जो था, यहूदियों के लिए, जो यहूदी थे, संक्रमण और चयन, यानी यहूदियों के लिए, या जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने 60 लाख यहूदियों को इन कंसंट्रेशन कैंपों में ले जाकर के मौत के घाट उतार दिया। तो यहूदियों की जो हत्या है उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते थे चयन और संक्रमण। साथ के साथ हम देखते हैं कि खाली कराना, या उनकी जो बस्ती होती थी खाली कराना, देखो उनकी जो बस्तियां जो होती थी, वो जो यहूदी जो लोग थे वो एक प्रकार से गेटोआइजेशन मतलब उसका हिंदी वर्ड होता है दड़बाकरण, यानी कि उनकी जो बस्तियां जो होती थी वो अलग होती थी। तो उन बस्तियों को खाली कराना है। खाली कराना मतलब उनकी धन दौलत, जो संपत्ति जो है उसको अपने कब्जे में लेना है और उन लोगों को मौत के घाट उतारना है। तो उसके लिए वो शब्द यूज करता था खाली कराना, इक्वेशन, ये शब्द जो है वो यूज करता था हिटलर। और उसके बाद जो है, जो वो मैंने आपको बताया, जो ये गैस चेंबर होते थे जहां पर नंगी करंट दौड़ती तारें होती थी, जो गैस चेंबर होते थे जहां उनकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती थी, तो वो उन गैस चेंबर, वो बाहर से देखने पर विशेष तौर से बड़े स्नानागार में दिखाई देते थे, उनके ऊपर नकली फुहारे लगे हुए होते थे। तो वो जो गैस चेंबर्स जो होते थे, या वो जो कंसंट्रेशन जो कैंप होते थे, उनका जो नाम था वो नाम था मुक्ति क्षेत्र। जो आपके कंसंट्रेशन कैंप यानी जो यातना शिविर है, उन यातना शिविर का नाम होता था संक्रमण क्षेत्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब युद्ध के साए में युद्ध और जनसंहार मतलब बड़े पैमाने के ऊपर जिन लोगों को वो अविश्वसनीय, अवांछित मानता था, या उनको शारीरिक और मानसिक रूप से हीन मानता था, जो नस्ली विशेषज्ञों के पास ले जाकर के उनकी पहचान की जाती थी, उनका डीएनए तक चेक किया जाता था, तो उन लोगों को उसने मौत की घाट उतारा। और प्रचार में उसने यहूदियों को केचुआ, कीड़ा, चूहा, इनका वो इस्तेमाल करता था ताकि लोगों के अंदर उनके प्रति एक नफरत का भाव पैदा हो। साथ के साथ वो पोस्टर वगैरह हैं, फिल्में वगैरह हैं, वीडियो हैं, या रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से उन लोगों को एक प्रकार से, जिनको वो एक चौगान यानी कि एक विशेष टोपी होती है, उनका जो पहनावा था, और वो शारीरिक रूप से डील डोल वाले व्यक्ति थे, उनकी चपटी हुई नाक, यानी कि उसने इस प्रकार उनका प्रचार किया, उनके प्रति इतनी नफरत, एक जहर पैदा किया लोगों के अंदर। तो वो उसके लिए वीडियो, अपने फिल्में वगैरह हैं, सिनेमा हॉल वगैरह है, या जो पोस्टर वगैरह हैं, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, यहाँ तक कि उनकी छवि को इस प्रकार गढ़ा गया कि वो शारीरिक रूप से अनफिट है, डिलडोल वाले हैं,
वो आदतन हत्यारे हैं, जीसस के हत्यारे हैं, और जर्मन का जो अपमान हुआ है और अपमानित करने वाले जो लोग हैं, इनको जो है ना जर्मन के जो एक प्रकार से राष्ट्र विरोधी कार्य किया है, उन लोगों को उन्होंने धन भी प्रोवाइड किया है। तो ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये जो एक प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने जर्मन के जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाई है। वो शारीरिक रूप से हमारी जो रेस है, जो जाति है, उससे भी ये भिन्न है, और ये आदतन हत्यारे हैं, सूदखोर हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में और जो अखबार वगैरह है उनका खूब इस्तेमाल किया ताकि लोगों के अंदर इनके प्रति एक नफरत का भाव पैदा हो। तो वही भाव जो है उसने इस प्रकार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उस विशेष जो जाति है उसको टारगेट किया और उसमें इन लोगों को मौत के घाट उतारा। तो प्रचार का भी उसने खूब इस्तेमाल किया, उन लोगों को, उनके घरों को चिन्हित किया गया, और इसलिए था कि ताकि क्योंकि बचपन से ही जो नाची विचारधारा की जो घुट्टी पिलाई जा रही थी उसमें हिटलर जो है वो कामयाब भी हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस जो प्रोपगेंडा जो था विशेषकर एक जाति को टारगेट करने का, और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते भी हैं कि भाई हिटलर जो है वो यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। तो इसमें अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके अपने अपने व्यूज हैं। कुछ ये क्योंकि हिटलर जो है उसका जन्म बेहद गरीबी में बीता था, बेहद गरीबी में बीता था, और ये यहूदी जो लोग थे जो बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, सूद पर अपना पैसा चलाते थे। तो एक साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि गरीब आदमी जो है वो स्वभाव से ही पैसे वाले से नफरत करता है। दूसरा ये था कि जब हिटलर युवा था, अपने जवान अवस्था में था, तो उसको एक तरफा जीव्स लड़की से जो है वो प्रेम हो गया था और उसमें उसको काफ़ी धोखा मिला, और उसकी वजह से भी वो जीव्स को यानी कि यहूदियों को एक नफरत, एक शंका या संदेह की दृष्टि से देखता था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है लास्ट, और वो टॉपिक है आपका महाध्वंस यानी होलोकास्ट। आपको पता है कि जब 1941 में 1940 यानी कि ये एक बिग ब्लंडर यानी कि एक बहुत बड़ी भूल थी, हिटलर की बहुत बड़ी भूल थी, वरना हिटलर जो है वो फ्रांस को जीत चुका था, पोलैंड को जीत चुका था। फ्रांस के एक डंकीक बंदरगाह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी भाग गए थे वहाँ से। तो इस हिटलर की सबसे बड़ी जो भूल थी वो थी रसिया पर अटैक करना, क्योंकि रसिया एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल रूप से एक बहुत बड़ा देश है, और हिटलर का सपना ये था, विश्वास ये था कि मैं जनवरी जो विंटर सीजन है उसके आते आते पहले ही आपको मैं मास को जीतना चाहता हूं। लेकिन हिटलर की सेना जो है वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर घिर चुकी थी, और बर्लिन पर सबसे पहले जो रेड आर्मी यानी रसिया की जो रेड आर्मी थी उसने बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया था। और जब हिटलर को ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरी मौत जो है वो निश्चित है, क्योंकि उसने मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध किया था कि अब इस आपराधिक न्यायालय में आपको दोषी ठहराया जाएगा, मौत के घाट उतारा जाएगा, मैं अपने दुश्मनों के हाथ पड़ने से पहले ही मौत को गले लगाना चाहता हूं, और उसने अपने बैंकर में सुसाइड कर लिया था। तो उस यानी कि अब हम देखते हैं कि हिटलर का जो टाइम जो पीरियड था यानी कि 1933 से 1941 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो पीरियड है, और उसने जो एक बड़े पैमाने पर मानवता के खिलाफ अपराध किया था, तो वो कहलाता है महाध्वंस यानी होलोकास्ट। यानी कि आप ये सोच करके बड़ा हैरान हो सकते हैं, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिल जो है वो बड़ा मतलब गर्वित हो सकता है कि एक गेस्टापो नाम का एक व्यक्ति जो है वो अपनी डायरी में लिखता है, अपने संस्मरण में लिखता है कि मैं आधे घंटे और जीना चाहता हूँ। वो अपने संस्मरण में अपनी डायरी में लिखता है कि मैं आधे घंटे और जीना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये संसार को बता सकता हूँ कि एक विशेष कौम के खिलाफ हिटलर ने कौन से अन्याय अत्याचार किए हैं। मैं सिर्फ आधे घंटे जीना चाहता हूँ, ये उसकी अपनी संस्मरण अपनी डायरी में लिखता है। वो मैं आधे घंटे जीना चाहता हूँ,
ताकि मैं संसार को ये बता सकता हूं कि एक मानवता के खिलाफ, एक विशेष कौम के खिलाफ हिटलर ने जो अन्याय, अत्याचार, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनको कैसे, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया गया है, मैं वो कहानी संसार को बताना चाहता हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हिटलर को ऐसा महसूस होने लगा था कि अब युद्ध जो है वो मैं नहीं जीत पाऊंगा या मेरी हार निश्चित है, तो उससे पहले वो अपने सभी जो उसके साथी थे उन साथियों को पेट्रोल बांटना शुरू करवा देता है, ताकि ये जो अलाइड फोर्सेज हैं उनको कोई भी किसी प्रकार का दस्तावेज जो है वो उनके हाथ ना लगे, और उनको जितने भी कार्यालय, ऑफिस वगैरह थे उनको पेट्रोल जो है वो बांट दिया जाता है, उनको आग लगा दी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संस्मरण, कुछ ऐसी डायरियाँ, या जो दो अपनी जान बचा करके दूसरे देशों में जिन्होंने शरण ली थी, ऐसे लोगों की अपनी कुछ कहानियों के माध्यम से हम उन लोगों की उस पीड़ा जो है उसको समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि हिटलर का जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसने कैसे उनको फिजिकली और मेंटली जो है वो टॉर्चर किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिटलर का जो उदय है उसमें जो हमारा सेकंड जो वीडियो था, अब जो लास्ट इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है महाध्वंस, होलोकास्ट, या नस्ली जो यूटोपिया है, मातृत्व के प्रति हिटलर की क्या सोच थी, एक वो युवाओं के प्रति उसकी क्या सोच थी, कैसे उसने आर्थिक पुनर्निर्माण किया। तो ये जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।